Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are going to start our sixth chapter, that is theory of production. And आपको पहले बता दूं कि हमने इस चैनल के ऊपर अपना सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है. अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो थ्योरी ऑफ डिमांड करके जाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके जाना है, कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करके जानी है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच नहीं करनी और रिवील्ड प्रेफरेंस भी नहीं करनी है. ये तीनों चैप्टर्स अभी तक मैंने चैनल के ऊपर करवा दिए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी को. तो उससे हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से. तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को. और हम यही सोच के चल रहे हैं कि हम सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन करके जाएंगे. सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. प्रोडक्शंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं. अब कौन कौन से इनपुट, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे इनपुट्स को हम आउटपुट में बदलते हैं. आउटपुट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसके लिए हम करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन डज नॉट ओनली मीन मेकिंग फिजिकल गुड्स. सो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल गुड्स को बनाना, बट ऑल्सो क्रिएटिंग यूटिलिटी. यहाँ पर मतलब होता है यूटिलिटी क्रिएट करना थ्रू सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग. सो बैंकिंग, टीचिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज देकर यूटिलिटी क्रिएट करने को भी प्रोडक्शन बोला जाता है. द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन्स हाउ अ प्रोड्यूसर कंबाइंस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एफिशिएंटली. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमें बताता है कि कैसे प्रोड्यूसर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके गुड्स को प्रोड्यूस करता है एफिशिएंटली. इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ये हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है. एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ प्रोडक्शन चेंजेस. और ये हमें मदद करता है कि कैसे प्रोडक्शन, ये हमें समझाता है कि कैसे प्रोडक्शन चेंज होती है जब हमारा इनपुट बढ़ता है या फिर जब हमारा इनपुट कम होता है. सो दिस चैप्टर मेनली फोकसेस ऑन द कंसेप्ट लाइक प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ फर्म मेक्स डिसीजंस टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट. ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं ये समझने के लिए कि कैसे एक बिजनेस अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है. सो स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोडक्ट से. टोटल प्रोडक्ट मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. आउटपुट की क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हमारे आउटपुट की वो वाली क्वांटिटी which is produced by using given amount of inputs in given period. टोटल प्रोडक्ट का मतलब है आउटपुट की वो क्वांटिटी जो हमने गिवन अमाउंट के इनपुट्स को यूज़ करके प्रोड्यूस करी है एक गिवन पीरियड में. टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन. जितना हमारा आउटपुट आया है उस सबका टोटल प्रोडक्शन का सम. एग्जाम्पल है, अगर 5 वर्कर्स ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं तो टोटल प्रोडक्ट है 100 यूनिट्स. एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. पर यूनिट हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है इन रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फैक्टर. जनरली इट इज़ पर लेबर, एक लेबर ने कितना बनाया है, जनरली हम ऐसे देखते हैं. इट शोज एवरेज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. ये एक वर्कर की एवरेज एफिशिएंसी को बताता है. फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एग्जाम्पल है, अगर टोटल प्रोडक्ट 100 यूनिट्स है, लेबर 5 है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 20 यूनिट्स. मीन्स एक इंसान से 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं. एपी हमारा 20 है. नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉइंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है वो चेंज टोटल प्रोडक्ट में जो किस वजह से आया है, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को ऐड करके, यानी एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को ऐड करके. इट शोज एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम 1 मोर वर्कर. एक नए वर्कर से कितना आउटपुट बना है वो ये बताता है. मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर. क्या चेंज आया है टोटल प्रोडक्ट में, क्या चेंज आया है लेबर में. इफ़ टीपी इंक्रीजेज फ्रॉम 100 to 118 आफ्टर हायरिंग 1 मोर वर्कर द एमपी विल बी 18. सो कितना चेंज आया है, 18 का चेंज आया है. वर्कर का कितना चेंज आया है, एक वर्कर का चेंज आया है. तो 18 डिवाइडेड बाय 1 एमपी हो जाएगा 1.
सो शॉर्ट रिलेशन है, टीपी इंक्रीज करता है जब एमपी पॉजिटिव होता है। तो ये जस्ट रिलेशन है, जब हमारा एमपी पॉजिटिव होता है। वैसे आपको ये भी समझ नहीं लगने वाला। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो इन शॉर्ट पीरियड, सो ये हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। स्टार्टिंग में तो जस्ट वो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका थोड़े बेसिक बता दिया। अब हम करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। सो इन शॉर्ट पीरियड when output of a product is sought to be increased by way of additional application of variable factor to a given quantity of fixed factor. So जब short period में किसी भी प्रोडक्ट के आउटपुट में इंक्रीज आता है जब हम कोई एड ऑन करते हैं वेरिएबल फैक्टर विद इट्स फिक्स्ड फैक्टर, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू ऑपरेशन। उसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक ऐसा लॉ जिसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन को दर्शाया जा रहा है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज दैट लॉ विच प्रेडिक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेस, जो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस यानी वो सारे रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करता है ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शन, जो किसके साथ रिलेटेड है, प्रोपोर्शन को चेंज करने के साथ रिलेटेड है, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं। अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन लेट मी रीड इट अगेन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज दैट लॉ विच प्रेडिक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिइंग द प्रोपोर्शंस इन विच द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। इसका मतलब है कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन को चेंज करने से जो रिजल्ट आएगा वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज विल हैपन बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। सो इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट है, व्हेन द नंबर ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाइल ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब कोई एक फैक्टर हम बदलते हैं और बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर इज ऑल्टर्ड। तो जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में प्रोपोर्शन आती है वो बदल जाती है अपने आप। सपोजिंग देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मान लो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, एक है लैंड एक है लेबर, एक है लैंड एक है लेबर। ओके, लैंड इज फिक्स्ड फैक्टर, ये फिक्स्ड फैक्टर है, एंड लेबर इज वेरिएबल फैक्टर, ये वेरिएबल फैक्टर है। सपोजिंग यू हैव अ लैंड मेजरिंग 2 हेक्टेयर्स, आपके पास लैंड है 2 हेक्टेयर्स की। यू ग्रो टोमेटोज ऑन इट, आप टोमेटोज उगाते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स की मदद से, अकॉर्डिंगली द प्रोपोर्शन बिटवीन लेबर एंड लैंड विल बी 1/2। तो इनके बीच में प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी, 1/2 की। But how they did? So let's see. Let's read it again. Supposing you have a land measuring 2 hectares, you grow tomatoes on it with the help of a laborer. मतलब कि आप एक लेबरर से 2 हेक्टेयर्स के लैंड के ऊपर ग्रो करते हो। सो इसमें प्रोपोर्शन क्या है, सबसे पहले उन्होंने लेबर की रखी है, फिर उन्होंने लैंड की रखी है, तो प्रोपोर्शन आ गई 1:2 की, 1:2 आ गई। इफ़ द नंबर ऑफ लेबरर्स इज इंक्रीज टू 2, अगर लेबरर्स 2 कर दिए गए हैं, लैंड तो हमारा फिक्स ही रहेगा, 2 ही रहेगा, and if there is 2 hectares of land per laborer, the new proportion between land and labor will be 2:2. The next ratio 2:2 हो जाएगी, ultimately 1:1 हो जाएगी. In other words, if there were 2 hectares of land per laborer previously, now there will be 1 hectare of land per laborer. पहले एक लेबरर के पास 2 हेक्टेयर था, अब एक लेबरर के पास 1 हेक्टेयर होगा। ठीक है, ये 1:1 ही हो गया हमारा। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा, now there will be 1 hectare of land per laborer on account of change in the proportion of factors. Factors की proportion में change आने से there will be a change in total output at different rates. Total output के ऊपर भी effect पड़ेगा। In economics, this tendency is called law of variable proportion. इसको हम law of variable proportion बोलते हैं। So the law of variable proportion states that as the proportion of factors is changed,
द टोटल प्रोडक्शन एट फर्स्ट इंक्रीजेस। जब जो फैक्टर्स हैं उनकी प्रपोर्शन में चेंज आएगा, हमारी टोटल प्रोडक्शन सबसे पहले तो बढ़ जाएगी मोर देन प्रोपोर्शनेटली। जितना चेंज आया है वेरिएबल फैक्टर में या फिर फैक्टर्स में, उससे ज़्यादा चेंज आएगा टोटल प्रोडक्ट में। देन इक्वी प्रोपोर्शनेटली, फिर जितना फैक्टर्स में चेंज आया है उतना ही टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगा। एंड फाइनली लेस देन प्रोपोर्शनेटली, जितना पहले फैक्टर्स में चेंज आया उससे कम चेंज आ जाएगा हमारे टोटल प्रोडक्ट में। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आपने 12th या फिर 11th में पढ़ा होगा। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इन इट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। दे डिराइव्ड इट बाय अप्लाइंग मोर एंड मोर लेबर टू अ फिक्स्ड एकरेज ऑफ लैंड। उन्होंने इसे कैसे डिराइव करा था? ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स लगाकर फिक्स्ड एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर, एंड थॉट ऑफ इट एज एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद एग्रीकल्चर, और इसे एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा गया था स्टार्टिंग में। बट इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल दैट कैन अप्लाइड टू एनी प्रोडक्शन ऑपरेशन। पर ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो किसी भी प्रोडक्शन ऑपरेशन को साथ जोड़ा जा सकता है। इट इज़ नाउ यूजुअली कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम बोलते हैं, जो कि हमारा नाम ही है लॉ का। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। यूटिलिटी नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है। इसको डिफरेंस होता है DMU और DMP में डिफरेंस होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट अलग है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलग है, और इसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी बोलते हैं और सिंपली डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। इट इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रोफेसर HR वेरियन इज़ वर्थ नोटिंग। उनका क्या राय थी? दैट इट इज़ नॉट रियली अ लॉ, ये एक लॉ नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉमन फीचर ऑफ मोस्ट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये फीचर है प्रोडक्शन प्रोसेस की कि अगर आप किसी लेबर में बढ़ाव करोगे, स्टार्टिंग में तो आपके गुड्स बहुत बनेंगे, बाद में फिर उतने बन जाएंगे जितने आपने, मान लो अगर एक बंदा लाया तो एक बंदे का इंक्रीज आ जाएगा। एक बंदे का एग्जांपल लेके चलते, मान लो एक बंदा ऐड ऑन करा, स्टार्टिंग में तो 5 यूनिट्स बन गए, सेकंड में 1 यूनिट बन गया, थर्ड टाइम में एक स्टेज आएगी आधा यूनिट ही बन पाएगा, तो मोर इक्वी लेस, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। डेफिनेशंस रीड आउट करते हैं। द लॉ लेफ्ट विच सेज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट if the input of one resource is increased by equal increment per unit of time while the input of other resource are held constant, total output will increase, but beyond some points the resulting output increases will become smaller and smaller. In the words of Calvo and Weig, the law of variable proportion states that if a variable quantity of one resource is applied to a fixed amount of other input, output per unit of variable input will increase, but beyond some point the resulting increase will be less and less, and with total output reaching a maximum before it finally begins to decline. क्या assumptions है? Let's read out the assumptions. Yes, one of the factor is variable while all other factors are fixed. सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनस, और वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब चेंजिंग होता रहता है। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं ना, सभी होमोजेनस होते हैं और इक्वली एफिशिएंट होते हैं। मीन्स अगर एक वर्कर 1 यूनिट बना सकता है ना 1 घंटे में, दूसरा वर्कर तीसरा वर्कर भी 1 घंटे में 1 यूनिट बना सकता है। इक्वली एफिशिएंट होते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई चेंज नहीं होता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको डिफरेंट प्रपोर्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विद 1 लेबरर और 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विद 4 लेबरर्स। तो प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की। तो हमारा पहला है, एक फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स होंगे वो सभी होमोजेनस और इक्वली एफिशिएंट होंगे। हमारे प्रोडक्शन के टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है
उसमें जो हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स इनकी प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का कितना रखना है, फिक्स का कितना रखना है, वी कैन चेंज इट अवर सेल्फ। बात करते हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल 2 एंड फिगर 1। सपोजिंग यू हैव फार्म मेरिंग 1 हेक्टेयर, आपके पास 1 हेक्टेयर का फार्म है, एंड यू ऑल्सो प्रोसेस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, सीड्स, मैन्योर, और आप ये सब चीज़ें भी बनाते हो। यू वॉन्ट टू ग्रो टोमेटोज, आप टोमेटोज उगाना चाहते हो, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, टोमेटोज। यू आर टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ लेबरर्स टू बी चार्ज फॉर ग्रोइंग टोमेटोज। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ लेबरर्स हमें लगाने चाहिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। कीपिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, सभी फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबरर्स ऑन द फार्म, देयर टोटल एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी एज फॉलो। जो उनका टोटल टीपी होगा, जो एपी होगा, जो एमपी होगा, वो इस तरीके से होगा। सो लैंड तो हमारा हमेशा 1-1 ही रहेगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ प्रॉपरली। सो ये हमारे पास लैंड है। लैंड पहले भी 1 था, दूसरी बार भी 1 होगा, तीसरी बार भी 1 होगा, फिर भी 1-1 ही चलता रहेगा हमारे पास, राइट, एंड अगेन 1 रहेगा। हम लेबर को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है। लेबर पहली बार हमारे पास 1 था, दूसरी बार हमने 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर 5, 6, 7 और 8, ऐसे हमने लेबर बढ़ा दी। फिर हम टोटल प्रोडक्ट देखेंगे। तो एक लैंड के ऊपर एक लेबरर 2 टोमेटोज उगा रहा था, 2 लेबरर 5, 3 9, 4 12, 5 14, 6 15, 7 भी 15 कर रहे थे, 8 14 उगा रहे थे 1 हेक्टेयर के ऊपर। अब हमें एमपी और एपी निकालना है। अब एमपी कैसे निकलेगा, एमपी निकलेगा चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। लेबर में 1-1 का चेंज आया, तो जितना जितना टीपी में चेंज आएगा वो देखेंगे। यहाँ पे एमपी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एमपी 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1। एपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी जो इतना है उस डिवाइडेड बाय लेबर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर 2.8, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.1, यहाँ पे 1.7। सो ये कैलकुलेट करके आप देख लोगे एमपी और एपी, राइट। सो इन द कॉलम 1 ऑफ दिस टेबल, यूनिट ऑफ फिक्स्ड लेबर, कॉलम 1 में, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये 4, ये 5। कॉलम नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, वी आर गिवन विद द फिक्स्ड फैक्टर। हम फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास है जो क्या है, लैंड है। कॉलम 2 जो हमारा है ये हमें सारा एक्सप्लेन करना है। इसमें है लेबर जो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। कॉलम 3 में टोटल प्रोडक्ट है, कॉलम 4 में मार्जिनल प्रोडक्ट, कॉलम 5 में एवरेज प्रोडक्ट। बाय यूजिंग 1 more unit of labor, whatever addition is made to the total product is called marginal product। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है कि एक यूज़ करके, एक और लेबर यूज़ करके हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो एडिशन आई है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और एपी कैसे निकलता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट। एपी कैसे निकलता है, एमपी तो निकल गया चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। एपी निकलता है टीपी डिवाइडेड बाय लेबर, वहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट वही होता है। एपी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय द लेबर बाय द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय द नंबर ऑफ लेबरर्स। दिस इज एपी। द टेबल शोज दैट इफ इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ लेबर के इंक्रीजिंग यूनिट्स आर एडेड टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में लेबर बढ़ा रहे हैं। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दीज टू एक्सप्लेन द टेबल। सो द टेबल शोज दैट इफ इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ लेबर हमारी यहाँ पर बढ़ रही है,
are added to a fixed quantity of land, the total product first rises at an increasing rate. पहले 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा. मीन्स पहले तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, राइट, अप टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स तक. आफ्टरवर्ड्स इट राइजेज, तब भी बढ़ ही रहा है, 12, 14, 15 बढ़ ही रहा है, बट एट डिक्रीजिंग रेट. 3 से, 2 से, 1 से, 0 से. 0 पर तो खैर ये नहीं बढ़ा, इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे. व्हेन 6 लेबरर्स आर एम्प्लॉयड द टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. जब 6 लेबरर्स हमने एम्प्लॉय करें, हमारा टीपी मैक्स है यहाँ पर. इट बिगिंस टू डिक्लाइन व्हेन 8 एम्प्लॉयर्स आर एम्प्लॉयड. ये गिरना लग जाता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है जब हम 8 लोग एम्प्लॉय करते हैं. द मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस. अब मार्जिनल प्रोडक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो पहले इंक्रीज कर रहा है, 3, 4 हो रहा है, रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया व्हेन 3 लेबरर्स आर एम्प्लॉयड, जब 3 लेबरर्स एम्प्लॉयड थे. आफ्टरवर्ड्स इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव अप टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ 6 यूनिट. ये डिक्लाइन तो करने लग गया लेकिन पॉजिटिव रहा 6th यूनिट तक, यहाँ तक ये पॉजिटिव रहा, यहाँ तक ये पॉजिटिव रहा. द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द 7th यूनिट इज 0, यहाँ पर 0 एंड 8th इज नेगेटिव. एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज हुआ 2, 2.5, 3, यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ हमारा, राइट, एंड देन डिक्लाइंस ग्रेजुअली. फिर गिरने लग गया 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7. फिर ये गिरने लग गया, इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. द मार्जिनल प्रोडक्ट ड्रॉप्स ऑफ फास्टर देन द एवरेज प्रोडक्ट. मार्जिनल, आपको हमें देखना है कि कौन जल्दी नीचे गिरा. सबसे पहले नीचे कौन गिरा, ये गिरा है माइनस पे, -0 से भी आगे. ये गिरा है 1.7, 0 से भी पहले. तो MP जो है उसके गिरने की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, MP के गिरने की स्पीड. सो वी कैन से द मार्जिनल प्रोडक्ट ड्रॉप्स ऑफ फास्टर देन द एवरेज प्रोडक्ट, राइट. सो अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ, इस टेबल के साथ रिलेटेड ही है. सो हियर इज अवर डायग्राम एंड हमें भी इसे रफ में ही बनाना है. वी डोंट हैव टू mark units in x axis or y axis, we just have to draw like this. तो 2 डायग्राम्स हमें बनाने हैं वर्टिकली. ओरिजिन बनाना है इनका x एक्सिस एंड देन y एक्सिस. सबसे पहले हमें एक ऐसे कर्व बनानी है कि ये बढ़ रही है, फिर ये टॉप पे गई, फिर थोड़ी देर टॉप पे चली, फिर नीचे आ गई. जब इसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया, उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब ये मैक्सिमम थी उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एक हम कर्व ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से नीचे जाती हुई, एक हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई. ये है हमारी TP, ये है हमारी MP जो नेगेटिव में चलेगी, ये है हमारा AP. यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आएगा, सिंपली आप लिख सकते हो TP है यहाँ पर हमारा AP MP है, इधर हमारी लेबर है. सो मैं आपको अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ. सो सी हियर in this figure, quantity of product is shown on OY axis. प्रोडक्ट की क्वांटिटी को OY एक्सिस के ऊपर शो करा गया है एंड नंबर ऑफ लेबरर्स ऑन OX. आपको भी ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं बुक से ही रीड कर रही हूँ. TP इज टोटल प्रोडक्ट कर्व. जो TP है वो टोटल प्रोडक्ट की कर्व है. अप टू पॉइंट, मैंने आपको यहाँ पे मार्किंग नहीं करी है,
this is point E, this is G, this is M, this is N, this is A, this is B, this is J, this is C. Okay, so see up to point E point तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. टी पॉइंट तक जब मैंने 3 तक आपको बोला ना, ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है. कैसे रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट पे. बिटवीन पॉइंट ई एंड जी इट इज़ इंक्रीजिंग. यहाँ पर भी ये बढ़ रही है, बट एट डिक्रीजिंग रेट. कौन से रेट पर? डिक्रीजिंग रेट पे. पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट मार्जिनल प्रोडक्ट हैज़ स्टार्टेड फॉलिंग. और यहाँ पे हमने क्या देखा इस पॉइंट से, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है इस पॉइंट पर इतने एरिया में वो गिरने लग गई है. एमपी जो है वो गिरने लग गई है, राइट. एट पॉइंट जी पॉइंट के ऊपर दैट इज व्हेन 7 यूनिट्स, टेबल में आप देख लोगे 7 यूनिट्स पर द लेबरर्स आर, व्हेन 7 यूनिट्स ऑफ लेबरर्स आर एम्प्लॉयड, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. इस पॉइंट पर हमारा टीपी मैक्स है. ओके, एंड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, इस पॉइंट पे देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0. इस पॉइंट पे हमारा एमपी 0 है. देयर आफ्टर इट बिगिंस टू डिमिनिश रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी. उसके बाद ये गिरने लग गया और ये नेगेटिव हो गया. एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. जो हमारा एमपी है ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है. ये ना इतनी टेढ़ी नहीं वैसे बनानी थी, आप बढ़िया तरीके से ड्रॉ करना है एमपी को. सो ये क्या यहाँ पे कह रही हैं कि अप टू पॉइंट ए, अब हम एमपी की बात कर रही हैं कि पॉइंट ए तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रही है. एट पॉइंट ए दैट इज व्हेन 3 यूनिट्स ऑफ लेबरर्स आर एम्प्लॉयड इट इज मैक्सिमम. यहाँ पर हमारा एमपी मैक्सिमम है. देयर आफ्टर मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्लाइन. उसके बाद ये गिरने लग गई. बिफोर पॉइंट बी पॉइंट से पहले, ये मीन्स इस एरिया में मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट. इस पॉइंट पर ये हमारे एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा थी. एवरेज प्रोडक्ट इतना था तो मार्जिनल प्रोडक्ट इतना था. तो बिफोर द पॉइंट बी मीन्स बिटवीन ए एंड बी अवर एम पी वॉज मोर देन ए पी. ए पी इधर था, एम पी इधर है, राइट. एट पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर देखो क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हो गए. एम पी इज इक्वल्स टू ए पी हो गया एकदम से. आफ्टर पॉइंट बी और पॉइंट बी के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग गया. जैसे मैंने आपको बताया मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी हुआ सी के ऊपर, फिर उसके बाद ये नेगेटिव हो गया. अब बात करें एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एपी कर्व. एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस, पहले ही राइज हुआ अंटिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट दैट इज एट बी पॉइंट पे ये मैक्सिमम हुआ और ये एमपी के इक्वल भी होगा उस पॉइंट पे. सब्सिक्वेंटली एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइंस. एंड विद दिस हमने ये डायग्राम एक्सप्लेन कर लिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग दिस डायग्राम. सो अब हम 3 स्टेजेस देखते हैं फ्रॉम द अबव टेबल एंड डायग्राम. जो हमने आपको ये टेबल दिखाया है और जो ये डायग्राम ड्रॉ करा है. ऑन द assumption ऑफ द प्रोडक्शन ओबेज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिलेट करता है, उसकी बात मानता है. वन कैन ईजिली डिसर्न 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. इस डायग्राम को देखकर और उस टेबल को देख के हम 3 स्टेजेस देख सकते हैं. These are elucidated as, so यहाँ पर see, the 3 stages of production have the following characteristic: stage 1, stage 2 and stage 3. So stage 1 में it begins from point of origin. Point of origin से ये start होता है and last up to point M. जो हमारा stage 1 है ये start करता है origin के point से और M तक चलता है. जो वर्टिकल लाइन है ME, ये जो लाइन है ये है बाउंड्री लाइन. इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट E. सेकेंड, इस लाइन तक जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है
वो भी इंक्रीज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग इस स्टेट में और रीच करता है मैक्सिमम पॉइंट में। यहाँ पर हमने उसका रेट कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट में रीच करता है हमारा एमपी। और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी इस स्टेज में इंक्रीज कर रहा है। तो इस स्टेज में हमारा टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है और एपी भी इंक्रीज कर रहा है। टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है अप टू पॉइंट ई, और जो हमारा एमपी है वो अप टू पॉइंट ए तक इंक्रीज कर रहा है और ए पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम रहता है। स्टेज 2 की अगर बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंटिन्यूज अप टू एन, एन तक ये चलता है। द वर्टिकल लाइन एन जी, ये जो एन जी लाइन है ये बाउंड्री है हमारी, राइट। और इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, इस स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है, वो तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में कर रहा है। दैट इज फ्रॉम पॉइंट ई टू जी, ई और जी के बीच में, एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट एट जी, और जी पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर गिरने लग जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा गिरने लग जाता है और वो ज़ीरो पर आ जाता है एट पॉइंट सी। अगर एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्रीज ही कर रहा है और रीच करता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, दैट इज़ एट पॉइंट बी। यहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है और उसके बाद ये गिरने लग जाता है, मैक्सिमम पॉइंट अटेन करने के बाद ये गिरने लग जाता है इसी स्टेज में। इसी स्टेज में ये बढ़ता भी है, मैक्सिमम पे भी आता है और डिक्रीज भी करने लग जाता है। स्टेज 3 की बात करें, जो स्टेज 3 है वो स्टार्ट करती है एन से और चलती है ओ एक्स एक्सिस तक। इस स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा गिरने लग जाता है, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग, और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, बट पॉजिटिव, वो ज़ीरो नहीं होती ना ही नेगेटिव होती है, पॉजिटिव रहता है, इट रिमेन्स पॉजिटिव। अब मैं आपको एक टेबल शो करती हूँ जिससे आपका ये सारा तीनों की तीनों स्टेजेस क्लियर हो जाएंगी। सो सी, स्टेज 1 है ओ से एम तक, टीपी जो है वो इंक्रीज़ करता है इंक्रीजिंग रेट पर, जो एमपी है वो स्टार्ट में तो इंक्रीज़ करता है और फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे भी पहुंच जाता है। जो हमारा एपी है वो इंक्रीज़ कर रहा है इस स्टेज में। बात करें स्टेज 2 की तो ये इंक्रीज़ कर रहा है हमारा टीपी डिमिनिशिंग रेट के ऊपर और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है। और अगर एमपी की बात करें तो ये गिरने लग जाता है और ज़ीरो पर भी आ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है। एपी की बात करें तो ये इंक्रीज़ करता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, और बी पॉइंट के ऊपर जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाते हैं और इस पॉइंट के बाद ये गिरने लग जाता है, बट एमपी के ऊपर ही रहता है एपी, ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्टेज 3 में जो हमारा टीपी है वो गिरने लग जाता है इंक्रीज़ होने के बाद, और जो हमारा एमपी है वो ज़ीरो होने के बाद नेगेटिव हो जाता है, और जो हमारा एपी है वो गिरने लग जाता है लेकिन फिर भी ज़ीरो से ऊपर रहता है, यानी कि पॉजिटिव ही रहता है, राइट। सो आई होप दिस टेबल इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसी के साथ इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, द रैशनल डिसीजन ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म विल बी टू ऑपरेट इन स्टेज 2। एक फर्म को ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे स्टेज 2 के अंदर ऑपरेट करना है, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन माना डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है, लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो एमपी है वो गिरने लग जाता है और ज़ीरो पर आ जाता है, और जो हमारा एपी है एवरेज प्रोडक्ट वो इंक्रीज़ करता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आता है, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद यानी एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के बाद वो गिरने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो एमपी से ज़्यादा ही रहता है। सो अब ये तो हमने बात कर लिया हमारा अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ इस चैप्टर में आपको एक और लॉ करना है, तो डायरेक्टली उसी लॉ के ऊपर आते हैं। सो दिस इज़ अवर लॉ, रिटर्न्स टू स्केल। हमारे लॉ का नाम है रिटर्न्स टू स्केल।
इसके पहले रिटर्न्स टू फैक्टर भी है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। रिटर्न्स टू फैक्टर हमने नहीं करना, हमने रिटर्न्स टू स्केल करना है। वी हैव टू डू रिटर्न्स टू स्केल, वी नीड नॉट टू डू रिटर्न्स टू फैक्टर। वेल, रिटर्न्स टू फैक्टर में भी 3 स्टेजेस हैं, लेकिन हमने नहीं करना, तो लेट्स लीव दैट। स्टार्ट करते हैं रिटर्न्स टू स्केल से। रिटर्न्स टू स्केल डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिएड बाय द सेम प्रपोर्शन। सो रिटर्न्स टू स्केल क्या डिस्क्राइब करता है? रिटर्न्स टू स्केल हमारे टोटल आउटपुट यानी हमारा टोटल जो प्रोडक्ट है उसके बिहेवियर को दर्शाता है, और वो भी किसके साथ कंपैरिजन करके, जब हम सभी इनपुट्स में वेरिएशन लाते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन कंसेप्ट है क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स्ड फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है, लेकिन ये जो है ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, मीन सभी को चेंज किया जा सकता है। रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट टू चेंजेस इन द स्केल और साइज of all the factors on the same proportion is termed as returns to scale। अब returns to scale का मतलब क्या है? returns to scale का मतलब है कि आउटपुट का रिस्पॉन्स जो हमारे फैक्टर्स का साइज या फिर स्केल चेंज करने पर आया है, सेम प्रपोर्शन में जो आउटपुट में चेंज आया है इन फैक्टर्स में सेम प्रपोर्शन या स्केल से साइज चेंज करने में, उसको रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ लेबेस्फिकी, रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेराइड एंड इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। जो रिटर्न्स टू स्केल है वो टोटल आउटपुट के बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, जैसे कि सभी इनपुट्स चेंज किए जाते हैं लॉन्ग रन कंसेप्ट में। अकॉर्डिंग टू कॉटिशोनिस, द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन आउटपुट। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है हमारे आउटपुट में वो चेंज आया जो किनकी वजह से आया, बाय चेंजिंग इन द फैक्टर्स इन द सेम प्रपोर्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस लॉ की। इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर्स इन द सेम प्रपोर्शन। लॉन्ग रन के अंदर जो हमारा टोटल आउटपुट है वो बढ़ सकता है हमारे इनपुट्स के बीच में चेंजेस लाने में और इनपुट्स में इंक्रीज लाने में इन द सेम प्रोपोर्शन, इन सेम परसेंटेज चेंज लाने से। ऑर्डिनरीली लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका रिजल्ट है इंक्रीज इन आउटपुट, और किसका चीज़ से रिजल्ट आता है, इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय इंक्रीजिंग सेम फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स इन सेम प्रोपोर्शन। Such an increase in output is called returns to scale. Supposing initial production function is as follow. पहले production function क्या था हमारा? If both the factors of production, that is labor and capital, are increased in same proportion, then production function will be rewritten as this. So मान लो हमारा initial production था ये, means production is the function of labor and capital, और जब हमने इंक्रीज करा है, इनमें कुछ चेंज करा है, उसको मान लो m मान लेते हैं। सो L में m का चेंज आया, कैपिटल में m का चेंज आया। सो प्रोडक्शन हमारी हो गई P1 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन लेबर। सो इफ P1 increases in the same proportion as increase in the factor of production. So अगर यहाँ पर ये जो P1 है, P1 by P है, मीन्स जो इनिशियल था बाय जो चेंज आया, मीन्स चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल, अगर ये हमारे M के इक्वल है जितना हमने चेंज करा था प्रोपोर्शनल चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर P1 इंक्रीज हुआ है कम, मीन्स जो P/1 है ये m से कम है, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। और अगर यही P1 बाय P हमारा m से ज़्यादा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। तो अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमारे पास लेबर के यूनिट्स हैं
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देन उसके बाद हमारे पास कैपिटल के यूनिट्स हैं, वो भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल। वही लेबर में देख लो चेंज, वही कैपिटल में देख लो चेंज, तो दोनों में सेम का ही आएगा, परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज। अब ये चेंज हम कैसे देखेंगे? पहले तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि चेंज देखते कैसे हैं। चेंज आया 1 का, बेस रखा 1, इनटू करा 100, तो ये आ गया 100। ऐसे चेंज देखा जाता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो हम ये कुछ भी नहीं लिखेंगे। वहीं यहाँ पर इनका देखें तो ये हमारा आ जाएगा 50 33 25 20 16 एंड 14। अब टोटल प्रोडक्ट देखते हैं। टोटल प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्शन एक बंदे ने काम करा तो हमारे पास 4 चीज़ें प्रोड्यूस हुई, फिर 30, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर 125। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। सो कैसे देखेंगे? 30 माइनस 10 20, 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, सो ये आ जाएगा 200। ऐसे ही इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये तो नील होगा, जैसे ये नील था, मतलब 10 के ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, तो ये नील आ गया, ये आ गया 200। फिर मैंने अभी कैलकुलेट करा, फिर 100, फिर 33 25 10 9 एंड 4। सो ये टेबल आ गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, ये कम हो गया है, ये भी कम हो गया, मीन्स यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, ये भी कम हुआ है, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है। और एक पॉइंट तो ऐसा आया कि कम होते होते यहाँ पर सेम है। सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? डिक्रीज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिक्रीज से ज़्यादा यहाँ पे सेम चीज़ आई है। यहाँ पर हम लिख देंगे कांस्टेंट। अब लिखेंगे कम हुआ है, यहाँ पर भी कम हुआ है, अब इसे डिक्रीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिक्रीज़ एक पॉइंट पर हुआ है, उसके बाद हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये 2 लेवल्स के ऊपर सेम चेंज आया है, परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज इंक्रीज़, तो ये कांस्टेंट हो गया, बाकी डिक्रीज़ और ये इंक्रीज़। तो ये हमारा टेबल है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ये जो कॉलम 3 है हमारा, लाइक ये वाला जो क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, ये कैसे आया है मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है। सिमिलरली हमने जो कॉलम 5 है उसका भी देख लिया, दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। इसकी कैलकुलेशन भी देख ली है, बहुत सिंपल है कि दिस माइनस दिस जो डिफरेंस आएगा, लाइक यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इन दिस पॉइंट ये हमने मान लो 25 कैसे कैलकुलेट करा है, तो 25 इन दोनों से देखा है, मैंने आपको इससे बता दिया था, अब इससे बताती हूँ। तो इस पॉइंट का हमने देखना है, तो यहाँ पर हम कैसे आए, हम 8 से 10 तक आए तो 2 का चेंज हुआ, नीचे क्या है 8 इंटू 100, ये करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, सिंपल। अब क्या एस्पेक्ट है रिटर्न्स टू स्केल का, उसे देखते हैं। सो 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखते हैं सबसे पहले हम। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल occurs when a given percentage increase in all factors in some constant ratio। किसी रेशो में हमने इंक्रीज़ करा है, जैसे यहाँ पर अगर आप अपनी रेशो देखो तो 1:2 थी, लेबर 1 से चेंज हो रहा था, कैपिटल 2 से चेंज हो रहा था, हर जगह 1:2 चलता आ रहा है। 7 14 1:2, 8 16 1:2, तो
तो किसी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट रेशो में जब ये चेंज करता है उसमें के साथ एक चेंज आता है हमारे आउटपुट के अंदर। मान लो अगर 10% चेंज आया है फैक्टर्स में, मान लो फैक्टर्स में यहाँ पर 10% का चेंज आया है एक लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे टोटल आउटपुट में कितने का चेंज आएगा, मान लो 15 का। वहीं अगर यहाँ पे 20 का है तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का। तो बेसिकली इससे ज़्यादा ही चेंज आ रहा है हमारे टोटल आउटपुट के अंदर। मींस लेबर एंड कैपिटल के चेंजेस में से ज़्यादा ही टोटल आउटपुट में जब चेंज आता है उसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, देन हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास है इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पर है हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। सो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे ऐसे आएगा। हम यहाँ पर अमाउंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वैसे अगर हम करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसे हम नहीं देते ओ क्यू। सो यहाँ पे शो किया जा रहा है, मान लो ये 10 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 25 है। मान लो हमने एस्टिमेट करा, या फिर आप सिंपली ये वाली सिर्फ अमाउंट्स लिख सकते हो जिसको हमने ड्रॉ आउट करा है। सो 10% increase in all factors causes 15% change in output. Likewise, 15% change in factor inputs causes 25% change in output. Thus, any percentage change in input is causing greater percentage change. Means percentage change in labor and capital is less than percentage change in total product. Increasing returns to scale are thus operated. So what are the main causes of this operation? अब इसका main कारण देखते हैं. So the main cause of its operation is that when scale of production is increased, जब हम प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाते हैं यानी इनपुट्स को बढ़ाते हैं, then due to indivisibility of फैक्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, सच एज लेबर, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स। इतना लेबर ये काम करेगी, इतना लेबर ये काम करेगी, तो इन इम्प्लीमेंट्स को ये लेबर यूज़ करेगी, इन टूल्स को ये लेबर यूज़ करेगी, इतनी मशीन पे एक लेबर काम करेगी, इतनी मशीन पे 5 लोग काम करेंगे। ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं, मीन्स इंडिविजिबिलिटी हम कर देते हैं, जिससे जो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है, स्पेशलाइजेशन मिल जाती है और बहुत टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज अवेलेबल हो जाती है। इकोनॉमीज का बेसिकली मतलब होता है बेनिफिट, इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट्स। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जब हमें बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसे इकोनॉमीज बोलते हैं, और जब हमें डिसएडवांटेजेस मिलती हैं तो उसे डिस इकोनॉमीज बोलते हैं। ऑन अमाउंट ऑफ दीज इकोनॉमीज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन रिटर्न इज मोर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिटर्न यानी कि आउटपुट के ऊपर इनपुट से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा चेंज आता है। ऑल दीज इकोनॉमीज आर ओनली इंटरनल इकोनॉमीज एज दीज आर रिलेटेड टू द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि ये सभी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होती हैं, तो जो हमें फ़ायदा मिलता है वो इंटरनल इकोनॉमीज़ होती है। आगे जगह हम पढ़ेंगे कि इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं। सो यहाँ पर जो हमें इकोनॉमीज़ मिल रही हैं वो कौन सी इकोनॉमीज़ हैं, दोज आर इंटरनल इकोनॉमीज़। आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। So, constant returns to scale occurs when a given percentage increase in all factors in some proportionate in constant ratio, means labor में कुछ change है, capital में कुछ change है, तो मान लो ये 3:4 है, वो जितना change इसमें आ रहा है, इन दोनों चीज़ों में जितना ज़्यादा change आ रहा है, that is percentage change in them, percentage increase in them, जब ये same हो जाएगा with the percentage इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, उसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोल देंगे। सो मान लो अगर 10% चेंज आया है इन फैक्टर्स में, कितना चेंज आया है 10%। सो हमारा टोटल प्रोडक्ट में भी 10% ही आया है, इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब इसके रिगार्डिंग एक और आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। सो यहीं पर मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दूंगी। ये पहला वाला डायग्राम था, अब मैं दूसरा वाला डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ। एक ही पेज पे इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा हम डिफरेंस देख सकें। सो हियर इज़ अवर वाई एक्सिस, हियर इज़ अवर एक्स एक्सिस। अगेन यहाँ पर हमारा परसेंटेज चेंज इंक्रीज़ है इन लेबर एंड कैपिटल, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज़ है इन टोटल प्रोडक्ट।
तो इस केस में हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। पहले आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, पहले ऊपर को जा रहा है, मीन्स ऐसे जा रहा था, अब थोड़ा नीचे को जा रहा है और ये बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है। इस फिगर में क्या शो किया जा रहा है कि 10% इंक्रीज जब आया फैक्टर इनपुट्स में, उसके साथ 10% इंक्रीज आया आउटपुट में। फिर जब 20% इंक्रीज आया इनपुट्स में, उससे 20% चेंज आया हमारे आउटपुट में। दस एनी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज मैच्ड विद द इक्वल परसेंटेज चेंज इन इनपुट। ये जो OQ लाइन है हमारी, जो OQ लाइन है, ये है 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ओरिजिन के साथ। OQ लाइन अकॉर्डिंगली फॉर्म्स 45 डिग्री एंगल्स फ्रॉम द रीजन इंडिकेटिंग द अकरेंस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो अब ये सिचुएशन क्यों अराइज होती है उसको पढ़ते हैं। सो दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर काउंटर बैलेंस्ड बाय डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हैं वो काउंटर बैलेंस्ड हो जाती हैं डिसइकोनॉमीज के साथ। मीन्स एडवांटेजेस पहले मिल रही थी, अब उन्हीं एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी मिल जाती हैं, तो ये इफेक्ट बैलेंस हो जाता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है टोटल प्रोडक्ट। इन मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी दैट प्रोडक्शन फंक्शन विच रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज कॉल्ड लीनियर या फिर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। सो जो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को डिफाइन करता है उसे हम लीनियर या फिर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, या फिर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसको इलस्ट्रेट करने के लिए, एलियोर्स थ्योरम इन डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए। दिस फंक्शन स्टेट्स दैट, अब हमारा एलियोर थ्योरम आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट समझना है। आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू राइट दिस क्योंकि इतना हमें नहीं याद रह सकता, फिर भी इसे समझ लेते हैं। दिस फंक्शन स्टेट दैट्स इफ लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखो ये लेबर है, ये लेबर है, ये कैपिटल है, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में जब चेंज हमने करा है। अब इक्वल प्रोपोर्शन क्या होगी, इसमें जितना चेंज आ रहा है इतना ही प्रोपोर्शन चेंज इसमें आना चाहिए। मीन्स अगर इसमें 10% है इसमें भी 10%, जैसा कि हमारा टेबल था, इसमें भी 0 का, इसमें 2 का, इसमें 100 का, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें 33, इसमें भी 33, इसमें 25, इसमें भी 25, इसमें 20, इसमें भी 20। तो ये जो परसेंटेज चेंज हमारा इक्वल आ रहा है, मीन्स चेंज इक्वल आ रहा है, वो क्या स्टेट करता है कि हमारा आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ सकता है। जो हमारा टोटल आउटपुट है दैट कैन ऑल्सो increase in the same proportion. Basically this function states that if labor and capital are increased in equal proportion then output will also increase in the same proportion. जो हमारा output है वो भी उसी same proportion से बढ़ेगा। Cobb and Douglas production function is based on it which says KLACIN तो हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बस यहाँ तक ही पढ़ना है, बाकी यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ इट। अब स्टार्ट करते हैं अपना डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल पे। सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स। जब हमारे इनपुट्स में एक परसेंटेज से चेंज आता है एक कांस्टेंट रेशो में, तो उसके साथ हमारे जो आउटपुट में चेंज है वो उससे कम होता है। मान लो अगर 15% चेंज था इनपुट्स में तो हमारे आउटपुट में 10% होगा। सो अब आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसे। सो हियर वी हैव द डायग्राम। ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये कुछ इस तरीके से है। पहले बिल्कुल ऊपर थी, फिर बीच में, फिर और नीचे, ठीक है।
सो यहाँ पर एक हम पॉइंट शो करते हैं कि 10 था फिर 15 था, यहाँ पर 15 था फिर 25 था। थोड़ा सा मैसी है, आप इसे प्रॉपरली बनाइएगा। आप बुक में भी देख सकते हैं बुक में किस तरह से बनाया गया है, इस तरीके से आपको बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस वे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि जब 15% चेंज था इनपुट्स में, इट कॉजेज 10% चेंज इन आउटपुट। लाइकवाइज व्हेन 25% इंक्रीज इन इनपुट्स causes 15% change in the output. Returns to scale are thus diminishing. जिस वजह से जो हमारा returns to scale है वो diminish कर रहा है, मीन्स ये चीज़ इस चीज़ से कम है। The main cause of its operations is that diseconomies outweigh economies of scale. डिसइकोनॉमीज ज़्यादा हो गई हैं, इकोनॉमीज कम रह गई हैं। एग्जाम्पल है अनविल्डिंग बिजनेस, इनडिविजिबल फैक्टर्स बिकमिंग इनसफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव, डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोल एंड रिजिडिटी ड्यू टू लार्ज मैनेजमेंट, हायर कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल गोइंग अप, हायर ट्रांसपोर्ट चेंजेस। मान लो हमें कुछ लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, मीन्स कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि हमारा जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट में रिजिडिटी आ गई है, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो इन वजह से ये जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल है ये डिमिनिशिंग है। सो हमने अभी बात करी रिटर्न्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो दीज वर द एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आपको इसे सेपरेटली लॉ के साथ प्रिपेयर करके बनाना है इन तीनों के अलग अलग डायग्राम्स को। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या कारण है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के? तो इसके अंदर हमें इंटरनल इकोनॉमीज पढ़नी होगी। इंटरनल इकोनॉमीज में हम रियल इकोनॉमीज को पढ़ेंगे। रियल इकोनॉमीज के बाद वी विल गोइंग टू स्टडी पेक्यूनरी इकोनॉमीज एंड उसके बाद हमें पढ़ना होगा एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ को, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। फिर हम एक कंपैरेटिव एवेल्यूएशन देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में, और फिर हम पढ़ेंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। एक तो हमने देख लिया इकोनॉमीज़ क्या है, मीन्स क्या इकोनॉमीज़ क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न से, और फिर देखेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न से क्या डिसएडवांटेजेस मिलती हैं। तो उसमें इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ देखेंगे एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ देखेंगे, और एक बैलेंस देखेंगे इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ का, जिसके साथ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो लेट्स ब्रीफली कम टू दिस पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखा, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देखा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखा। अब कॉजेज देखने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज, जब हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट ज़्यादा होता है देन द इंक्रीज इन इनपुट। जब ये ज़्यादा होता है विद इन कंपैरिजन टू परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। मेन कॉजेज़ की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनल इकोनॉमीज़ और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। देखो अब हमें फ़ायदा क्यों हो रहा है, हमारा स्केल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदे को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इकोनॉमीज़। अब ये जो फ़ायदे हैं हमारी यानी जो इकोनॉमीज़ हैं ये दो टाइप्स की हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पढ़ते हैं ना इंटरनल इकोनॉमीज़। वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरनल इकोनॉमीज़। इंटरनल इकोनॉमीज़ का मतलब देखते हैं। सो इंटरनल इकोनॉमीज़ आर दोज इकोनॉमीज़ विच अराइज विद इन द फर्म एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। इंटरनल इकोनॉमीज़ वो इकोनॉमीज़ होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर अराइज होती हैं, मीन्स दे अराइज विद इन द बिजनेस, हमारे बिजनेस के अंदर अराइज होती है, जिस वजह से हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ता है। टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज़। सो अकॉर्डिंग टू ए कैटोशियानिन्स इंटरनल इकोनॉमिक्स के कुछ टाइप्स हैं। सो उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप है लेबर इकोनॉमीज़, दूसरा है हमारे पास टेक्निकल इकोनॉमीज़, देन वी हैव इकोनॉमीज़ ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, देन वी हैव इकोनॉमीज़ ऑफ यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट, देन वी हैव इन्वेंटरी इकोनॉमीज़, मार्केटिंग इकोनॉमीज़, पेक्यूनरी इकोनॉमीज़। फिर हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ में भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिटेल में इन्हें पढ़ते हैं।
लेबर इकोनॉमीज, जिसे हम स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जब हम काम को बांट देते हैं ना, तब हमारे पास लेबर इकोनॉमीज़ की हम बात करते हैं। बेसिकली स्पेशलाइजेशन आ जाती है, लोग एक ही टाइप का काम करते हैं तो उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं, काम रिपीट नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होता है। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन अलाउज डिवीजन ऑफ लेबर। जब काम बहुत लार्ज स्केल के ऊपर होता है तब काम बट जाता है। वर्कर बिकेम स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी, और वो जो उनकी स्पेशलाइजेशन है ना, वो उनकी एफिशिएंसी को और बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, राइट मैन एट द राइट जॉब बिकम्स पॉसिबल। एक सूटेबल मैन को उसी के साथ सूटेबल काम दिया जाता है। सेकंड है टेक्निकल इकोनॉमिक्स, जिसे हम इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी बोलते हैं, कि हमने जो टेक्निकलिटीज़ हैं हमारे काम में, हमने उनको ख़त्म कर दिया है। लार्ज फर्म्स कैन यूज़ एडवांस मशीनरी के साथ हम उन्हें अवेयर करवा रहे हैं, उनको हाउ टू यूज़ बता रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करवा रहे हैं। सम मशीन्स कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स एफिशिएंटली। कुछ मशीन्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में एफिशिएंटली नहीं बांट सकते। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंश्योर्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस क्या इंश्योर करते हैं कि वो ऐसी मशीन्स लें जिससे फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे अगेन हमारी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि बेटर टेक्नोलॉजी बिकम्स इकोनॉमिकल ओनली एट लार्ज स्केल्स। एक बढ़िया टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल कहाँ पर होती है? लार्ज स्केल के ऊपर बढ़िया रहती है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होती है। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। सो हमारे पास लेबर इकोनॉमीज़ आ गई। सेकेंड हमारे पास टेक्निकल इकोनॉमीज़ आ गई, जिसे हम इंडिविजिबिलिटी बोलते हैं। वी कॉल इट इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस। ऐसी इकोनॉमीज जो लिंक्ड प्रोसेसेस के साथ रिलेटेड है। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर कनेक्टेड विद सेम फर्म। एक ही फर्म में बहुत सारी स्टेजेस आती है प्रोडक्शन की, राइट। सेव्स ट्रांसपोर्ट एंड टाइम कॉस्ट। इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड समय का बचत होती है। ये वेस्टेज को रिड्यूस करता है, जो काम में डिले आता है उसको ख़त्म करता है। एग्जांपल है अ स्टील प्लांट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन कंपोनेंट्स। एक स्टील प्लांट अपने खुद के कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मीन जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है वो खुद ही उन्हें बना रहा है। सो जो लिंक्ड प्रोसेसेस हम करते हैं उससे हमें बेनिफिट मिलते हैं, इकनॉमीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट है इकनॉमी ऑफ यूज बाय प्रोडक्ट्स। ऐसी फ़ायदा जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमें मिल रहा है। वेस्ट मटेरियल्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बाय प्रोडक्ट्स। वेस्ट मटेरियल को हम यूज़ करते हैं बाय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इंक्रीजेज रेवेन्यू एंड रिड्यूसेस वेस्टेज। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है और हमारी वेस्टेज कम होती है। रेवेन्यू क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हम बाहर से खरीदेंगे वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है इससे हमारी। एग्जाम्पल है मोलासेस फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री ही मोलासेस को प्रोड्यूस कर रही है। देन वी हैव इन्वेंट्री इकोनॉमीज़। कौन सी इकोनॉमीज़? वी हैव इन्वेंट्री इकोनॉमीज़। ऐसी इकोनॉमीज़ जो इन्वेंट्री से बेनिफिट ले रही है। लार्ज फर्म्स कैन मेंटेन रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स एफिशिएंटली। जो एक छोटी इंडस्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल्स को प्रॉपरली नहीं मैनेज कर सकती, लेकिन जो लार्ज फर्म होती है वो रॉ मटेरियल्स को एफिशिएंटली मैनेज करती है। बल्क स्टोरेज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ शॉर्टेज। जब हम बल्क में स्टोरेज करते हैं उससे हमारी शॉर्टेज कम होती है। बेटर स्टॉक मैनेजमेंट रिड्यूसेस कॉस्ट। और जब हमारा स्टॉक की बेटर मैनेजमेंट होती है तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। मार्केटिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग इकोनॉमीज़। लार्ज फर्म्स कैन एडवर्टाइज ऑन अ लार्ज स्केल्स। बड़े बड़े स्केल पे वो एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट फॉल। सो बड़े लेवल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी अवेयरनेस, लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पहुंचाने के लिए खर्चा बहुत कम आएगा। और जब बेटर ब्रांड की रेपुटेशन होगी तो सेल हमारी बढ़ेगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट स्प्रेड ओवर लार्ज आउटपुट। बड़े सारे आउटपुट में एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को बांटते जाते हैं। अगर हमें एडवर्टाइजमेंट खर्चा 1 करोड़ हुआ है तो हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई होंगी, तो उनमें जब हम बांटेंगे तो उसका एक प्रोडक्ट बेचने से हमें मीन्स एक प्रोडक्ट सेल करवाने पे हमें उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाने में खर्चा हमारा निकल ही जाता है। मान लो हमारा 1 करोड़ का खर्चा हुआ तो हमारी सेल मान लो 5 करोड़ की होगी, तो हमारा 1 करोड़ वाला खर्चा उससे निकल ही गया होगा। नेक्स्ट वी हैव पेक्यूनियरी इकोनॉमीज। लार्ज फर्म गेट फाइनेंशियल एडवांटेजेस। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उन्हें फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी मिलते हैं।
ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है तो उन्हें लो रेट्स के ऊपर लोन मिल जाता है। रॉ मटेरियल्स कैन बी परचेज एट डिस्काउंट्स, क्योंकि वो बल्क में परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल डिस्काउंट में मिल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि लार्ज फर्म हैज़ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, उनकी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होती है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के साथ ही। तो अब हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल इकोनॉमीज़ पढ़ा था। इंटरनल इकोनॉमीज़ वो इकोनॉमीज़ होती हैं जो कैसे राइज होती हैं, बिजनेस के अंदर वाले एक्ट से हमारा आउटपुट जब बढ़ता है उसे इंटरनल इकोनॉमीज़ बोलते हैं। इंटरनल इकोनॉमी से लेबर इकोनॉमीज़ की हम बात कर रहे हैं। लेबर इकोनॉमी से कैसे बात कर रहे हैं कि जब लेबर अच्छा काम करेगी, लेबर प्रॉपरली डिवाइड किया जाएगा तो हमारी प्रोडक्ट, हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर हम बात करते हैं टेक्निकल इकोनॉमीज़ की, उससे हमारा हम अच्छी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। फिर हम बात करें इकोनॉमीज़ ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, हम अपने जो कंपोनेंट्स उन्हें खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे तो उससे हमारी फिर से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और हमारा एक्सपेंस थोड़ा खर्चा कम होगा, कॉस्ट कम होगी। फिर हमने बात की थी इकोनॉमीज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट, हम अपनी वेस्टेज को भी वेस्ट नहीं कर रहे, उनको यूज़ कर रहे हैं, उनसे बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फिर हमने बात करी इन्वेंट्री इकोनॉमीज़ की, हम इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट है, शॉर्टेज नहीं हम कर रहे हैं। फिर हमारे पास आती है मार्केटिंग इकोनॉमीज़। मार्केटिंग इकोनॉमीज़ में मैंने देखा कि हम कैसे लार्ज स्केल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके इकोनॉमीज़ को अचीव कर रहे हैं। फिर हमने बात करी पेक्यूनरी इकोनॉमीज़ की। पेक्यूनरी इकोनॉमीज़ का मतलब होता है कि जब हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है बहुत कम रेट के ऊपर, यानी हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब होता है दोज इकोनॉमीज़ विच अराइज टू फर्म बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटायर इंडस्ट्री, जो हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है। क्योंकि हमारी जो इंटायर इंडस्ट्री है उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुकी है कि हमारी फर्म को भी उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। सिर्फ हमारी फर्म ही नहीं, बाकी की और भी छोटी मोटी फर्म्स को बेनिफिट मिलता है, जिसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ बोलते हैं। दीज आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमीज़। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमीज़ होती हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब है कि अपनी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होती हैं। बात करें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, सबसे पहला है इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन, नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला हम करते हैं दैट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन। इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन से हमारा ये मतलब है कि मैनी फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन वन एरिया। सेम इंडस्ट्री की फर्म्स, सेम इंडस्ट्री और फर्म में आई होप डिफरेंस समझ रहे हो। इंडस्ट्री मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्म मान लो कपड़ा बनाने वाली, कपड़ा बेचने वाली, और क्लोथ्स मीन्स जो रेडी टू वेयर होते हैं वो बेचने वाली, वो बनाने वाली, वो सभी फर्म मीन्स सेम इंडस्ट्री की डिफरेंट फर्म्स होती है एक एरिया के अंदर। कॉमन फैसिलिटी बिकम्स अवेलेबल, सबको कॉमन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, सबको पब्लिक में अपीयरेंस मिल रही है, लोग उनके पास जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट रिड्यूस, तो उससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो रही है, मीन्स वो मार्केट में प्रेजेंट है, सभी उनके पास कस्टमर्स जा रहे हैं प्रॉपरली, कस्टमर्स के पास कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग द बिजनेस। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन वन रीजन। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये तो होगी इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इससे हमारा क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन। जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस होती हैं, मीन्स जो एसोसिएट बॉडीज़ होती हैं इंडस्ट्री की, वो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्री के लोगों। रिसर्च एंड टेक्निकल नॉलेज बिकम्स अवेलेबल, जिससे बिजनेस के साथ रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज, रिसर्च की चीज़ें सभी अवेलेबल हो जाती हैं। फर्म बेनिफिट्स फ्रॉम शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, तो फर्म बेनिफिट ले सकती है उस शेयर्ड इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिफरेंट फर्म स्पेशलाइज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर एक फर्म अपनी अलग एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है, मीन्स कोई किसी चीज़ में काम कर रहा है तो किसी और चीज़ में कोई काम कर रहा है। ऑक्सिलरीज इंडस्ट्रीज डेवलप, तो इंडस्ट्री में ऑक्सिलरीज आ जाती है, मीन्स ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प आ जाती है, ऐसी चीज़ें जो हमारे काम को एड्स प्रोवाइड करेंगी, यानी हेल्प प्रोवाइड करेंगी। प्रोडक्शन बिकम्स एफिशिएंट एंड चीपर, तो हमारी प्रोडक्शन इससे सस्ती हो जाएगी, हमें सब कुछ खुद नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सस्ती चीज़ें भी इधर उधर से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी।
सो इससे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है दैट वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग स्पेशलाइज्ड फर्म। काम को हर एक स्पेशलाइज्ड फर्म में बांट दिया जाता है। बेसिकली जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं ना, वो वाली इकोनॉमीज़ होती हैं जो बेनिफिट लेती हैं अपने बड़े होने की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द होल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। सो सिंपल अब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक स्मॉल मोबाइल कवर शॉप है आपकी सिटी के अंदर। आपकी सिटी है मान लो मुंबई, यू आर लिविंग इन मुंबई। आपकी फ़ोन कवर्स, इंडिया फ़ोन कवर्स के नाम से एक शॉप है गोरेगांव के अंदर, राइट। इट स्ट्रगल्स बिकॉज आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपके जो सप्लायर हैं जिनसे आप लेते हो फ़ोन कवर्स वो बहुत दूर हैं, मान लो वो गुजरात में हैं। स्किल्ड वर्कर्स आर अनअवेलेबल, जिन लोगों की आपको ज़रूरत है, आप एक ही बंदा काम कर रहा है, आपको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, आपको कई बार फ़ोन रिपेयर भी करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सपेंसिव, यहाँ तक लोगों का आना, कस्टमर्स का आना बहुत मुश्किल है। आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो, आपकी शॉप है, कस्टमर्स डोंट नो द मार्केट, मान लो गोरेगांव की वो मार्केट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। नाउ इमेजिन आफ्टर सम ईयर्स 100 मोबाइल रिलेटेड शॉप्स ओपन इन द सेम एरिया। मान लो आपके उस गोरेगांव वाली मार्केट में आपके जैसी ही फ़ोन कवर्स की शॉप बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई है वहाँ पे, तो लोगों को पता है कि हाँ भाई वो फ़ोन कवर वाली मार्केट है। सडनली सप्लायर्स ऑल्सो कम देयर, और फिर ऐसा टाइम आएगा कि कुछ सप्लायर्स अपना गोडाउन वहीं पर खोलने लग जाएंगे। मीन्स उनको पता है कि मुझे यहाँ पर तकरीबन 50 दुकानों तक अपना कवर सप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं यहीं पर अपना गोडाउन डाल लूँ, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगी। कस्टमर ऑटोमेटिकली विजिट करेंगे क्योंकि वहाँ पर एक दुकान नहीं है, वहाँ पर 50 दुकानें हैं। रिपेयर वर्कर्स बिकम अवेलेबल, फ़ोन के साथ रिपेयर के काम करने वाले लोग भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पर। एडवर्टाइजिंग बिकम ईजियर, और एडवर्टाइजमेंट ईजियर हो जाएगी, वहाँ के लोगों को आपको बताना मुश्किल नहीं रहेगा कि हमारी शॉप यहाँ पर है। कौन सी शॉप? वी हैव इंडिया फ़ोन कवर। नाउ एवरी शॉप बेनिफिट्स, हर शॉप को बेनिफिट मिल रहा है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज है। दीज बेनिफिट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज बिकॉज दे केम फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। मीन्स एक फर्म की ग्रोथ से नहीं, एक इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन से वो आपको मिल रहा है। सो ईजी ट्रिक क्या है? इंटरनल इकोनॉमीज, बेसिकली माई फर्म बिकम्स बिग सो आई गॉट द बेनिफिट। मेरी फर्म बड़ी होगी तो मुझे बेनिफिट हो गया, यानी मैं लार्ज स्केल पे काम कर रहा हूँ। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब माई इंडस्ट्री बिकम बिग, मेरी इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, मीन्स जिस चीज़ में मैं काम कर रहा था वो बड़ी हो गई है, तो मुझे बेनिफिट मिल गया। अब अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकली। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन का जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मैनी फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री गैदर इन वन प्लेस। सेम इंडस्ट्री की जो लोग हैं वो एक प्लेस पर आ गए, कंसंट्रेट हो गए हैं वो आपस में। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, लुधियाना हौजरी मार्केट है हमारे पास, वहाँ पर बहुत सारे हौजरी फर्म्स हैं, वर्कर्स आर इजीली अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेटर, रॉ मटेरियल्स आर नियर बाय, बायर्स डायरेक्टली विजिट करते हैं उस एरिया में, सो हर एक फर्म की कॉस्ट बचती है। सो द सेविंग हेयर इज़ इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स सभी एक ही जगह पर आ गए हैं इन द सेम एरिया। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। व्हेन इंडस्ट्री ग्रोज इन्फॉर्मेशन बिकम ईजिली अवेलेबल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैनी IT कंपनी एग्जिस्ट इन वन सिटी, जैसे बेंगलोर की एग्जाम्पल ले लो, बेंगलोर में कितनी IT कंपनीज रह रही हैं। अब वहाँ पर क्या होगा? सेमिनार होंगे, वहाँ पर लोगों को IT सेक्टर के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर लग जाएंगे, बायजूस, प्लूटो, फिज़िक्स वाला, बहुत सारे और नए नए IT सेक्टर में काम करने वाले एजुकेटिव फर्म्स वहाँ पर सेटअप हो जाएंगी। मार्केट रिपोर्ट बिकम अवेलेबल, मार्केट की रिपोर्ट जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। फर्म टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। सो हर एक छोटी से छोटी फर्म को बेनिफिट मिल रहे हैं नॉलेज के, चाहे वो उसकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के बारे में हो, या फिर लोगों को नई नई टेक्निक्स बताने के बारे में हो। तो ये है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिफरेंट फर्म स्पेशलाइज इन डिफरेंट वर्क। सो अब आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इन कार इंडस्ट्री, एक है कार इंडस्ट्री, वन फर्म मेक्स टायर, एक फर्म टायर बनाती है, राइट। अनदर मेक्स सीट्स, एक सीट्स बनाती है। अनदर मेक्स बैटरीज, एक बैटरीज बनाती है। सो नाउ कार कंपनीज डोंट नीड टू प्रोड्यूस एवरीथिंग देमसेल्व्स, उन्हें सब कुछ खुद नहीं बनाना है, हर चीज़ आपको किसी ना किसी फर्म से मिल जाएगी।
दिस स्पेशलाइजेशन रिड्यूसेस कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि अब कार जो हमारी कार की कंपनी है तो सब कुछ खुद नहीं बनाना पड़ेगा, उसकी स्पेशलाइजेशन की वजह से, लोगों की स्पेशलाइजेशन की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो गई और एफिशिएंसी बढ़ गई। नेक्स्ट आपको वन लाइन मेमोरी ट्रिक है कि बेनिफिट इंजॉयड बाय फर्म्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इंटायर इंडस्ट्री इज कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो फटाफट से ना कंपैरेटिव एवेल्युएशन देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बीच में। सो एक तरफ है इंटरनल, एक तरफ है एक्सटर्नल। स्टार्ट करते हैं हम हमारे मीनिंग के साथ। अराइज विद इन द फर्म, एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइज आउटसाइड द फर्म। क्या कारण है? एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म, एक्सपेंशन ऑफ इंटायर इंडस्ट्री। क्या बेनिफिट्स हैं? अवेलेबल टू वन फर्म, अवेलेबल टू ऑल फर्म्स। कैसे इनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय वन फर्म। क्या नेचर है? ये फर्म स्पेसिफिक है, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ये हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी इंडस्ट्री स्पेसिफिक की। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की। सो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अकर व्हेन आउटपुट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज एज सेम एज परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट। क्या कॉजेज हैं? इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज के बीच में बैलेंस की वजह से, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से। तो आइए इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। बैलेंस बिटवीन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, जो हमारी इकोनॉमीज हैं और जो डिसइकोनॉमीज हैं उनके बीच में एक बैलेंस अराइज हो गया है। सो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफसेट ईच अदर, वो आपस के इफेक्ट को नील कर देती है, तो ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। जितना बढ़ाया इनपुट उतना ही बढ़ गया आउटपुट। कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इस वजह से हमारी जो कॉस्ट भी है वो भी कांस्टेंट रहती है। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑल फैक्टर्स आर यूज एफिशिएंटली, चाहे वो लेबर फैक्टर्स था या फिर वो कैपिटल फैक्टर्स थे, दोनों ही वेरिएबल है यहाँ पर। सभी फैक्टर्स को एफिशिएंटली यूज़ किया है, कोई ओवर यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है, मीन्स बैलेंस वे में यूज़ करा है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हुई है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स प्रोडक्शन एफिशिएंटली, हमारी मैनेजमेंट ने प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करवाया है। फर्म ऑपरेट्स एट ऑप्टिमम स्केल, जिस वजह से फर्म एक ऑप्टिमम स्केल के ऊपर ऑपरेट कर पाई है। नेक्स्ट वी हैव डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसका वजह है कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो अगर हम बात करें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की, तो उसके कुछ कारण हैं जिसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। सो डिसइकोनॉमी अराइज व्हेन आउटपुट इंक्रीज लेस देन प्रोपोर्शनली कंपेयर टू इंक्रीज इन इनपुट। मीन्स जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट है वो कम होगा परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट के। सो इसके कुछ कारण हैं जैसे कि मैनेजरियल डिफ़िकल्टीज़, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, मार्केटिंग डिफ़िकल्टीज़। सो इसके 3 पॉइंट्स हैं, इनको भी फटाफट से पढ़ते हैं। मैनेजरियल डिफ़िकल्टीज़, कि हमारी मैनेजमेंट में प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं थी। सो लार्ज फर्म बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जिससे डिसीज़न मेकिंग भी बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाती है, डिले होते रहते हैं डिसीजंस भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंट्रोल वीकन्स एज साइज इंक्रीज, जितना साइज़ बढ़ता है उतना ही कंट्रोल कम हो जाता है। नेक्स्ट है टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। क्या है? टेक्निकलिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उनको हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि हम मशीनरी को ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी को इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा हमारा बिजनेस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अराइज, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन डिले में अकर्स, जिससे प्रोडक्शन भी डिले होती जाएगी। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिफ़िकल्टी। अब मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सेलिंग वेरी लार्ज आउटपुट बिकम्स डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा आउटपुट बेचना मुश्किल हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्योंकि आता है, बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ लगता है। मार्केट डिमांड में नॉट इंक्रीज इक्वली, जितना आप इनपुट लगा रहे हो, जितना पैसा लगाई जा रहे हो, जितने लोग लगाई जा रहे हो, क्या पता उतना लोगों की डिमांड ही नहीं बढ़ी, तो आउटपुट इतना बढ़ाकर क्या फ़ायदा। इस वजह से इनपुट बढ़ाने से हमारे आउटपुट में इतना चेंज नहीं आता है। सो मेन पॉइंट ये आता है कि हम तो यहाँ पर डिसइकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ने की बात कर रहे हैं, आउटपुट इनपुट से कम बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट डिमांड कहाँ से आ गई। तो मान लो एक फर्म बहुत बड़ी हो चुकी है तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, बट जब मार्केट डिमांड है ना वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है।
सो तब ये प्रॉब्लम आएगी, गुड्स बिकेंगे ही नहीं, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती रहेगी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ेगा लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो इन सभी प्रॉब्लम से हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे मार्केटिंग डिसइकोनॉमी आती। इमेजिन अ शू कंपनी प्रोड्यूसेस 1000 शूज़। एक शू कंपनी ने 1000 जूते बनाए, उसके लिए बहुत ईजी थे ये बेचने। फिर उसने 10,000 जूते बनाए, थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। नाउ द कंपनी मस्ट स्पेंड मोर ऑन एड्स, हायर मोर सेल पर्सन्स, ओपन वेयर हाउसेज, गिव डिस्काउंट्स। सो कॉस्ट ओवरऑल बढ़ गई। इस बढ़ती हुई कॉस्ट से जो हमने एक्सेसिव सेल करी है उससे हमें डिसइकोनॉमी अचीव हुई है, जो क्या है, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल है। सो जब आउटपुट बढ़ता है ज़्यादा लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ती तो उसमें बेचने में मुश्किल आती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है। सो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज बियॉन्ड मार्केट डिमांड द फर्म फेसेस डिफिकल्टी इन सेलिंग प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग इन हायर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दिस इज द मार्केट डिसइकोनॉमी, दैट इज वाई दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड डिसइकोनॉमीज। सो फटाफट तीनों केसेस के कॉजेज़ को रिवाइज करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें मतलब पता है, इसके कारणों पे जाते हैं। दो तरीके के कारण होते हैं, कहते हैं इंटरनल इकनॉमीज, एक होती है एक्सटर्नल इकनॉमीज, जिसमें बेनिफिट मिलेंगे। अब वो बेनिफिट अंदर इंटरनल वाले भी हो सकते हैं और बाहर से मिल सकते हैं, यानी इंडस्ट्री से मिल सकते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल हमें पता है कौन से होते हैं, इंटरनल में आता है लेबर इकनॉमीज़। जब हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है तो वर्कर स्पेशलाइज हो जाते हैं स्पेशलाइज काम में, तो उनकी स्पेशलाइजेशन से हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो हमारी कॉस्ट गिर जाती है। फिर टेक्निकल इकनॉमीज़, जब बड़ी बड़ी फर्म्स मशीनरी को यूज़ करते हैं, एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, तो कुछ मशीन्स जो हैं सभी यूज़ करते हैं तो एफिशिएंटली उनका यूजेज ली जाती है। तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो मशीन्स का यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है, इससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। देन इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस, हर एक प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के ऊपर है अपनी इंडस्ट्री में। सो जब ट्रांसपोर्टेशन का हमारी कम हो जाती है, मीन्स हमें कॉस्ट कम मिलती है, इसका मतलब ये है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी नीड वो फुलफ़िल हो रही है। हम बेकरी का काम करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, हमें डेकोरेशन का गार्निशिंग का मटेरियल मिल रहा है, तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन और टाइम बचेगा, तो हमें सब कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा, इससे हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा, डिले भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ यूज़ बाय प्रोडक्ट। सो जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं हम उनको भी यूज़ करके एक बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन वेस्टेज भी कम हो रही है, जिससे हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती जाएगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन इकोनॉमीज। जो लार्ज स्केल की फर्म्स होती है ना, वो रॉ मटेरियल्स को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाती हैं। स्टोरेज की वजह से शॉर्टेज का रिस्क ख़त्म होता है और बेटर स्टॉक मैनेजमेंट से हमारी कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग इकोनॉमीज़। जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाती है, ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ती है, जिससे हमारी सेल्स बढ़ती है। पेक्यूनरी इकोनॉमीज़, जो लार्ज फर्म्स होती हैं उनकी फाइनेंशियल एडवांटेज मिलती है क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है, उन्हें लोन मिल जाते हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल्स भी डिस्काउंट के ऊपर मिल जाती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हमें इंडस्ट्री की वजह से मिलती है और इसकी टाइप्स है इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन। जब सभी एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं तब एक कॉमन फैसिलिटी उन्हें मिलती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंडस्ट्री होती है वो एसोसिएशन के साथ जुड़ी, जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री के एसोसिएशन के साथ जुड़ी होती है, जिससे उसे मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो टेक्निकल नॉलेज होगी, रिसर्च होगी, सब बेनिफिट्स उसे मिलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो हर एक टाइप में स्पेशलाइज्ड है अपनी प्रोडक्शन में, तो इससे इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सिलरी मिलती है, यानी एड्स टू प्रोड्यूस मिलता है, हेल्प मिलती है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाती है, सस्ती भी हो जाती है। अब कंपैरिजन हमने देखा था, इंटरनल जो है वो बिज़नेस के अंदर से आता है, एक्सटर्नल बिज़नेस के बाहर से आता है। इंडिविजुअल फर्म की एक्सपेंशन की वजह से, वो इंटायर इंडस्ट्री की वजह से, यहाँ पर इंटरनल जो है वो फर्म के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्सटर्नल के सभी फर्म्स को बेनिफिट मिलते हैं, ये इनकी मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल में कोई भी फर्म उसे नहीं कंट्रोल करती है, वो फर्म स्पेसिफिक होते हैं और एक्सटर्नल इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। अब कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के कुछ कारण हैं। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब पता है, इसके कारण क्या है। पहला कारण है कि इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ के बीच में बैलेंस है, तो इनका जो इफेक्ट है वो नील हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है, तो जो हमारी कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहती है।
रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सभी फैक्टर्स को हम एफिशिएंटली यूज़ करें, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई ओवर यूटिलाइजेशन, एक बैलेंस वे में यूज़ किया जा रहा है। एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करती है जिससे एक ऑप्टिमम स्केल पे फर्म ऑपरेट कर पाती है। बात करते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसका हमें मतलब पता ही है, यानी कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैनेजरियल डिफ़िकल्टी, जो लार्ज स्केल की फर्म्स होती हैं ना, वो उन्हें मैनेजमेंट करने में मुश्किल आती है, मैनेज करने में मुश्किल आती है, जिससे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है और डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन होते रहते हैं, डिले इन डिसीजन मेकिंग। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, जो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी होती है उससे हमारे बिजनेस की इनएफिशिएंसी राइज होती है। रिपेयर, मेंटेनेंस, सब कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। प्रोडक्शन भी डिले होती रहती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है वर्कर्स और मशीनरी के यूटिलाइजेशन में। मार्केटिंग डिफ़िकल्टीज़, सेल करना बड़े स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी होते हैं और कई बार मार्केट डिमांड भी हमारे फेवर में नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।